हमारे साथ जो कॉर्पोरेट जुड़ रहे हैं वो एक प्राइमरी मार्केट से हैं। आज आईपीओ ओपन हो रहा है और हमारे साथ शाह पॉलीमर्स की मैनेजमेंट जुड़ी हुई है। बात करने के लिए इशू ओपन हुआ है आज से ही और ज़ाहिर तौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ मदद मिलेगी कि क्यों इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। पहले एक बार कंपनी के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स दे देते हैं, फिर मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। कंपनी फैब्रिक और पॉलीमर और वूवन फैब्रिक के बिजनेस में है और मेजरली B2B मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करती है। बल्क पैकेजिंग बिजनेस में है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को केटर करती है, चाहे वो एग्रो पेस्टिसाइड्स हो, बेसिक ड्रग हो, सीमेंट, केमिकल, सभी स्पेसेस को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सभी को केटर करती है कंपनी। बोथ डिविजन्स है कंपनी की। डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छी पकड़ है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारोबार भी है और लगभग अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6 स्टेट्स हैं जहां पर कंपनी की प्रेजेंस है और कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है कंपनी के पास, एक स्ट्रॉन्ग और एक बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और अगर आप इस पूरे स्पेस में बात करें भी तो अपनी इस प्रोसीड्स को आईपीओ से जुटाए हुए रकम को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहाँ कैपेसिटी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्या कोई नई ज्योग्राफीज ऐड करेंगे, ये सब बात करेंगे हम। हमारे साथ मैनेजमेंट से हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। असद दाऊद है हमारे साथ, शाह पॉलीमर्स के एमडी हैं और मुर्तजा अली मोती हैं, सीईओ हैं शाह पॉलीमर्स के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही, मिस्टर दाऊद एंड मिस्टर मोती। मैंने आपकी कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू तो ज़रूर दिया व्यूअर्स को, लेकिन आपसे और डिटेल में बिजनेस मॉडल को समझना चाहेंगे क्योंकि आप B2B कारोबार में ज़्यादा हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ को केटर करते हैं। किससे शुरुआत करें? चलिए मिस्टर दाऊद से शुरुआत करते हैं। असद जी, आप बताएं क्या एक्चुअल बिजनेस मॉडल है आपकी कंपनी का? तो हम लोग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है FIBCs जो फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स होते हैं, BOPP बैग्स और PP वुवन फैब्रिक और बैग्स। ये कंपनी हमने चालू की थी, ये कंपनी चालू हुई थी जब मैं 2 साल का था और आज मेरे पास 2 साल की बेटी है, तो ये 30 साल हो गए इस कंपनी को। हमारी जो बिजनेस मॉडल है वो काफी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। हम लोग बिलीव करते हैं पहले मार्केट को डेवलप करने का, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ाने का। और हम लोग एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी है। हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, US, यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। ओके, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी आप सेकेंड जनरेशन बिजनेस को बढ़ा रहे हैं सक्सेसफुली और अब आप इसे लिस्ट करा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो असद ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें उनके कारोबार की दी। अब मैं एक बार मिस्टर मोती से भी समझना चाहूँगी। आप बताएं मिस्टर मुर्तजा कि आप इस फ्रेश प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे जो आप आईपीओ के जरिए फंड्स जुटाएंगे। लगभग 66 करोड़ रुपीज़ आप रेज करने वाले हैं। इसे क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज़ करने वाले हैं? कहाँ फंड्स यूज़ होंगे? अभी हमने ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए नई फैक्ट्री लगा ली है, जिसमें हम करीब करीब इस 66 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ 17 लाख रुपए करीब हम उसमें लगाएंगे। बाकी जो बैलेंस है करीब 20 करोड़ रुपए के आसपास, वो हम उसमें जो डेट लिया था हमने इस फैक्ट्री को लगाने के लिए, हम उसको रीपे करेंगे। 14 करोड़ के आसपास हम वर्किंग कैपिटल में यूज करेंगे और बाकी जो बैलेंस है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस में यूज करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं मुर्तजा कि आप एक नई फैक्ट्री सेटअप कर चुके हैं, एक बार ये समझना चाहेंगे कि आपकी अभी करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है और इस नई फैक्ट्री के आने से आपको क्या इंक्रीमेंटल कैपेसिटी में बेनिफिट मिलेगा? आज की तारीख में हमारी जो कैपेसिटी है वो है 4000 मेट्रिक टन पर एनम और नई जो कैपेसिटी है वो उसको डबल कर लेगी। 4000 मेट्रिक टन हम नया एडिशन कर रहे हैं। ये नया एडिशन के लिए फैक्ट्री में मशीनें लग चुकी है, ट्रायल प्रोडक्शन हो चुका है और कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो मिड जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात की जाए तो पिछले सालों में हमने 80 to 90% कैपेसिटी यूटिलाइज की है अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट की, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट है इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टनेज में कैलकुलेट होती है, केजी में। तो और हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो होता है, जो फैब्रिक का है, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स का है, वो मीटर में प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए वो 80% या 90% जो है वो एक्चुअल में 100% है, क्योंकि 10% कम जो है उसका ये मतलब नहीं है कि मशीनें खाली थी या बंद थी। मशीनें प्रोडक्शन दे रही थी, क्योंकि फैब्रिक लाइट GSM था, इसलिए केजी में उसका जो वजन है वो कंपैरेटिवली कम था। ऑल राइट, ठीक है। सो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में एक इंक्रीमेंटल एडवांटेज मिलेगी, नई फैसिलिटी
लगने से और जिसके लिए आप फंड्स रेज कर रहे हैं, ठीक है। एक बार असद से ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंजेस जो कंपनीज हैं उनके लिए रहता है रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मार्जिन प्रेशर, और क्योंकि जिस तरह से रॉ मटेरियल के बढ़ते हुए सिनेरियो हैं, प्राइजेस इतने वॉलेटाइल हैं, मेरा एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि आपकी डिपेंडेंस क्रूड पर कितनी है, प्लस इतने वॉलेटाइल जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट्स रहते हैं तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपको सोर्स आपके रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट और स्ट्रैटेजी क्या रहती है उस टाइम हेज करने की इस वॉलेटिलिटी को? तो आपने सही कहा कि रॉ मटेरियल की प्राइस काफी फ्लक्चुएट होती है, और हमारी जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड से लिंक है। तो क्रूड प्राइस अगर बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ती है, और अगर क्रूड प्राइस गिरेगी तो रॉ मटेरियल प्राइस गिरती है। हमको रॉ मटेरियल में फ्लक्चुएशन से बहुत ज्यादा असर नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे दो तीन कारण है। एक तो कि जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा, उसमें जो भी हमारे कस्टमर्स है उसके साथ हमारा बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट है कि रॉ मटेरियल प्राइस जब बढ़ती है तो वो रॉ मटेरियल प्राइस उनको पास ऑन होती है, और जब घटती है तभी भी उनको पास ऑन होती है। और एक्सपोर्ट मार्केट में जो हमारी जनरली ऑर्डर रहती है वो जनरली 2 से 3 महीने की रहती है। तो 2 से 3, और जब भी हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसका रॉ मटेरियल हम इमीडिएटली बुक कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल के फ्लक्चुएशन से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। और दूसरा, हमारा जो रॉ मटेरियल के मेजर सप्लायर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जहाँ पे हमारे साथ हमारा उनके साथ सालाना का एक एमओ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जहाँ पे हमारे उनके साथ एक क्वांटिटी फिक्स होती है जो हम उनसे पूरे साल में लेते हैं। ओके, ऑल राइट, ठीक है। सो आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को हेज कर चलते हैं, आपके पास बड़े क्लाइंट, बड़े सोर्सिंग पार्टनर्स है जिनसे आप इंश्योर करते हैं अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को, ठीक है। लेकिन असद, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट्स में भी अच्छा खासा वेटेज है, डोमेस्टिक मार्केट्स में और एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, लेकिन एक्सपोर्ट्स की क्या आपको कहीं से स्लो डाउन, ओवरसीज कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं और क्या ट्रेंड दिख रहे हैं किस तरह के स्लो डाउन के? एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि आपके भी लगभग 50% तक तो फॉल डाउन हुए हैं। 53% ऑफ योर सेल्स कम फ्रॉम डोमेस्टिक एंड 46% कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। क्या एक्सपोर्ट्स का शेयर गिरा है पीछे बिकॉज रिसेशन फियर्स, एंटिसिपेटेड स्लो डाउन? ओवरसीज मार्केट किस तरह से दिख रही है? हमारा जो मार्केट है वो, जैसा आपने देखा होगा कि काफी बैलेंस है, और ऑलमोस्ट 50% डोमेस्टिक, 50% एक्सपोर्ट्स। अभी जो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो अभी आज के दिन हम लोग सेल कर रहे हैं वो है पीपी वुवन बैग्स, जहाँ पे डोमेस्टिक में उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। बट हमारी नई फैक्ट्री आने के बाद हमारा एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ जाएगा, मोर देन 50% हो जाएगा, क्योंकि नई फैक्ट्री में हम लोग बनाने वाले हैं एफआईबीसी। जो एफआईबीसी का ज्यादातर मार्केट इंटरनेशनल में ज्यादा है, इंडिया में स्टिल एफआईबीसी का मार्केट उतने लेवल पे अभी तक नहीं बढ़ा है। ऑब्वियसली इंडिया में आगे का जो फ्यूचर का स्कोप या फ्यूचर का मैं बताऊं मार्केट, तो एफआईबीसी का इंडिया में आगे बढ़ने वाला है। पर आज के दिन एफआईबीसी की रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट में ज्यादा है, तो आने वाले टाइम में हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आप एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर बुलिश हैं, ठीक है। एक बार हम मिस्टर मोती से भी, मुर्तजा से भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव है अभी फिलहाल। आप कैसे क्या प्लान करते हैं, आप कैसे जनरेट करेंगे वर्किंग कैपिटल को, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी? अभी हमारी जो कैश फ्लो नेगेटिव है उसका 2 मेजर कारण है। एक है इंक्रीज इन इन्वेंटरी और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हमने रिसेंटली यूएस मार्केट एक्सप्लोर किया है, और हमारे जो पेमेंट टर्म्स होते हैं एक्सपोर्ट में वो होते हैं पेमेंट जब मटेरियल जो है वो यूएस पोर्ट पे पहुंच जाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। तो क्योंकि इंडिया से मुंद्रा पोर्ट या नावा शेवा से जो यूएस का पोर्ट का ट्रांजिट टाइम है वो काफी ज्यादा है, इसलिए हमारे रिसीवेबल्स बढ़े हैं, उसकी वजह से ये कम हुआ है, हमारा नेगेटिव कैश फ्लो हुआ है। सेकंड जो रीजन है वो इंक्रीज इन इन्वेंटरी, क्योंकि हमारी सेल पिछले सालों में बहुत बढ़ी है, उसकी वजह से हमारी इन्वेंटरी बढ़ी है, और ये एक मुख्य कारण है जिससे हमारी ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो नेगेटिव हुआ है। जैसे ही हमारी नई कैपेसिटी आती है, और क्योंकि हम नई कैपेसिटी में नीश मार्केट को कैटर करेंगे जो कि बेहतर मार्जिन प्रोवाइड करता है और जिसकी काफी डिमांड है, तो मार्जिन और उसकी डिमांड की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही उसको हम ऑप्टिमल कैपेसिटी पे लेके आएंगे, विल सी द पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल राइट, दिस इज योर प्लान गोइंग फर्दर। ऑल राइट असद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं 60% ऑफ योर सेल्स,
बाजार हमेशा स्ट्रेंथ को भी किसी कंपनी की और किसी कंपनी के लिए चैलेंजेस को भी माइंड में रखकर पार्टिसिपेशन करना चाहता है, तो क्या किसी तरह का डी रिस्क भी हो सकता है? क्योंकि अगर आपके ये टॉप 10 कस्टमर्स आपकी मेजर ऑफ द रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या किसी तरह के चैलेंजेस या फिर कोई एक डी रिस्क का भी एक की स्ट्रैटेजी भी आप प्लान करते हैं? जैसा कि आपने ये बताया कि हमारे टॉप 10 कस्टमर्स ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे 2 साल पहले टॉप 10 कस्टमर्स ऑलमोस्ट 78% कंट्रीब्यूट करते थे। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल में हमने और ज्यादा डिरिस्किंग किया है, और आने वाले टाइम में जब हम एक्सपोर्ट्स और बढ़ाने वाले हैं तो ये जो पोर्शन है वो और कम हो जाएगा, शायद लेस देन 50% भी हो सकता है, बिकॉज एक्सपोर्ट में जो हमारे ज्यादातर जो कस्टमर्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में स्प्रेड है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, मिडिल ईस्ट हो। तो हम ऑलरेडी हमने डी रिस्किंग 2 साल पहले से चालू कर दिया है और उसके रिजल्ट्स अभी ऑलरेडी आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन और कम हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, सो दैट मींस यानी कंपनी ऑलरेडी इम्यून है, ऑलरेडी कस्टम्ड है, और उनके पास ऑलरेडी डी रिस्किंग का प्लान भी है, जो आप फिगर्स हमसे शेयर कर रहे हैं प्रीवियस और आज की। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन टू यू मिस्टर मुर्तजा, कि ओवरऑल हम एक बार पॉलीमर इंडस्ट्री को थोड़ा और डिटेल में समझ आते हैं कि यहाँ किस तरह के ट्रेंड्स प्रिवेल कर सकते हैं, प्राइस मूवमेंट कैसी है, डिमांड सिनेरियो कैसा है? देखिए, पॉलीमर इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में एक फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो प्लेयर के पास मेजोरिटी मार्केट शेयर है। काफी सारे प्लेयर है, काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, और इसमें सबसे बड़ी जो एज किसी कंपनी की होती है वो होती है उसका आइडेंटिटी और उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो उन्होंने ओवर द इयर्स मेंटेन किए हैं। हमारी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो 30 सालों में हमने जो रिलेशनशिप डेवलप किए हैं ओवर द पीरियड, और जो हमने R&D में इन्वेस्ट किया है नए नए प्रोडक्ट बनाने में, नए नए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने में, प्लस कंपनियों कस्टमर के साथ हम उस लेवल पे काम करते हैं कि किस तरह से हम उनकी पैकेजिंग की कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, तो इससे हमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलता है। एज फार एज वॉलेटिलिटी इज कंसर्न के प्राइस ऊपर जा रहा है या मार्केट कम ज्यादा, उसमें क्योंकि अभी आप चाइना +1 की जो थ्योरी चल रही है, इसकी वजह से अगर थोड़ा इन्फ्लेशन या एक्सपोर्ट मार्केट कम भी है ओवरऑल, तो इसका फायदा हिंदुस्तान को और ज्यादा मिलने वाला है आगे भी जाकर, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में डिमांड ज्यादा होने वाली है वर्ल्ड ग्लोबल सिनेरियो में। आप कह रहे हैं कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन डिमांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडियन मेकर्स के लिए, इसलिए ये इंडस्ट्री के डिमांड ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्रिया असद और मुर्तजा, आप दोनों का ही। विश यू लक फॉर योर IPO। आपका आज पहला दिन था सब्सक्रिप्शन का। विश यू लक फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज ऑल्सो। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जब आप अपने फाइनेंशियल नंबर्स प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल बाजार में इस स्टॉक के एक बार फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षाकर हैं। अविनाश, गुड आफ्टरनून। अगर आपने बात सुनी हो जो मैं मैनेजमेंट से कर भी रही थी, और वो बता रहे थे कि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट तो है पॉलीमर्स में, वूवन पॉलीमर्स में, वूवन फैब्रिक्स की इंडस्ट्री में ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, पर उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी डी रिस्क का प्लान भी तैयार करके रखा है। टॉप 10 कस्टमर्स इनके जो हैं वो इनकी 60% ऑफ द सेल्स हैं, और डिमांड सिनेरियो इन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है इस पूरे इंडस्ट्री का। आप क्या सलाह देंगे इस नए IPO में पैसा लगाने की हमारे व्यूअर्स को? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है काफी अच्छा विकल्प है। हालांकि शॉर्ट टर्म में रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी की थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन इनके जो कस्टमर बेस है और इनका जो ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस है और जो एप्लीकेशन है, जैसे एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स में ये इनके SDP, SPP बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके एप्लीकेशन काफी अच्छे। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अगर पैसा लगाना है तो डेफिनेटली इसमें वो निवेश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो, तो जो IPO का है जो जो ऑफर है वो अगर लिस्टिंग नहीं बट अगर लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए कोई अप्लाई करे तो अच्छे खासे गेन्स मिलने की अपेक्षा है। वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि इनके जो पेयर्स हैं, जो लिस्टेड पेयर्स हैं, उसमें ऋषि टेक्मेक्स भी है और जंबो बैग भी है। उसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन, इनका मार्केट कैप बड़ा है और इनकी PE रेशो भी ज़्यादा है। सो उस केस में क्या ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है आपको अभी के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन तो डेफिनेटली फेयर टू एक्सपेंसिव है, सस्ता नहीं है।
बट इनके मार्जिन भी दोनों प्लेयर्स के मुकाबले में काफी अच्छा है, इसलिए शायद वैल्यूएशन इनको थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे मिला है मेरे ख्याल से। उसी लिए मैंने कहा कि जो लंबी अवधि के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वही अप्लाई करें। लिस्टिंग गेन्स के लिए शायद इतनी बड़ी अपसाइड इन्वेस्टर्स को ना मिले, तो ये बात ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, ये जानकारी और ये एनालिसिस शेयर करने के। तो लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी कम, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक अविनाश इसे मानते हैं। चलिए, तो ये तो शाह पॉलीमर्स पर बात हुई। हमने आप मैनेजमेंट की जुबान से आपको सुनाया उनका बिजनेस मॉडल, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे, कंपटीशन एनवायरनमेंट कैसा है, और साथ ही इसकी वैल्यूएशन कितनी अट्रैक्टिव है, क्या फेयर वैल्यूएशन है, लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं, ये सारी एनालिसिस हमने वी पुट इट ऑन द टेबल।